नमस्कार। अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्याय 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को जो है इसके बारे में बताएंगे और शेयर करेंगे क्लास को। चलते हैं बच्चों। देखो, इसमें जो है, जो आपका चैप्टर है, इसमें एक राज्य है। ठीक है। राज्य का जो प्रशासन करने के लिए जो है, वो जो उस टाइम के जो जन है वो जो है राजा का जो है सिलेक्ट मतलब करेंगे, यानी कि उसका चुनाव करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जो है ये दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग शासक कैसे बने, इसको देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप की हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से जो है राजा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसके जो है इसमें यहाँ पे उसी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के द्वारा जो है लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है बच्चों, इसमें जो है जो राजा अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो जो है एक जो है घोड़ा छोड़ेगा। अश्व मीन्स घोड़ा, मेध मीन्स यानी कि घोड़े के माध्यम से जो है अपना जो है राज्य बनाएगा, यानी कि जमीन को या क्षेत्र को जो है वो जीतेगा। तो उसके बाद में जो है यज्ञ होगा। तो राजा जो है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करेगा वो एक मतलब जो है स्वतंत्र रूप से घोड़ा छोड़ेगा। जिस राज्य से घोड़ा होकर निकलेगा, यदि उस राज्य का राजा उसको जाने देता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसने जो है जिस राजा का वो घोड़ा है उसे शक्तिशाली माना है, और जब वो यज्ञ करेगा तो उसके जो है यज्ञ में शामिल होगा और उसके जो है उसको शक्तिशाली मान के उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। यदि वो उस घोड़े को रोक लेता है तो दोनों राजा के बीच में लड़ाई होगी। जो लड़ाई जीतेगा फिर वो उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली होगा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल पर विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था और उनकी अधीनता स्वीकार करनी थी। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि जो शूद्र हैं उन्हें जो है अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे। बच्चों, लगभग 500 या 600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि जो है उत्तर वैदिक काल का लास्ट है या उसका जो है एंड है। तो यहाँ पे जो हमारे 4 वर्ण है उन चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति हो जाती है, जो है चारों वर्णों की। लेकिन वो जो उत्पत्ति है वो जो है कर्म के आधार पर है, यानी कि जो जिसका मतलब जो है वर्क है उसी के आधार पर जो है, मानो जैसे राजा है तो राजा जो है क्षत्रिय होंगे, युद्ध करेंगे और अपने राज्य की और अपनी जनता की जो है सेफ्टी सुरक्षा करेंगे। पुरोहित जो है यज्ञ वगैरह करते थे और जो है
जो पढ़ाई लिखाई का वर्क है वो वर्क करते थे, वैसे जो है खेती का या व्यापार का वो वर्क करते थे, और शूद्र जो है निम्न वर्ग के जो कार्य हैं उनको करते थे। यानी कि जो है महाजनपद काल में जो है चारों वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन उसका जो मतलब जो है आधार है वो आधार वर्क है, यानी कि कार्य है, कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। आगे चल के जो है ये जो है जन्म के आधार पर हो जाएगा। यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। तो यज्ञ में कौन उपस्थित होगा? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करेंगे वो उपस्थित होंगे। राजा सोम उपस्थित होगा, ठीक है, पुरोहित उपस्थित होंगे, और जो है जो उसके जो है अन्य मतलब जो है जो उसकी रानियां हैं, उसके जो है राजकुमार हैं, वो सब होंगे शामिल, और जो उसके अन्य मतलब जो है अधिकारी या शासक वर्ग के लोग हैं वो सभी जो है अश्वमेध यज्ञ में शामिल होंगे। आगे चलते हैं। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र, जो गंगा यमुना का नॉर्थ इंडिया में क्षेत्र है, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तरवेदी ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी कि ऋग्वेद का जो है जो रचना है वो हो गई है वैदिक काल में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसमें जो है 3 वेद की हमारी स्थापना होती है, जो हमारा सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है, ठीक है। इनके अंतर्गत जो है अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है, सामाजिक नियम किस तरीके के हैं, ठीक है। ये मतलब जो है अनुष्ठान करना, यज्ञ करना और कर्मकांड, इनके बारे में जो है जानकारी दी गई है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, सर्पिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, देखो ये सभी जो है वर्ग उस टाइम हमारे समाज में हैं। जहां कुछ पुरोहित थे, योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। तो ये डिवाइड करने वाले कौन है? पुरोहित है, ठीक है। 4 वर्णों में यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होंगे, यानी कर्म के आधार पर उनका जो है डिवाइडेशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कर्म के आधार पर डिवाइडेशन जो है वर्ण का हुआ है। 4 वर्ण हो गए हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का जो विभाजन है किसके आधार पर हुआ है? अलग अलग कार्य के आधार पर, जो भी वो कार्य करेंगे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनके काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, जिनके लिए उन्हें उपहार जो है मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। थर्ड पे विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी, ये जो है विष या वैश्यों के वर्ग थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। शूद्रों को नहीं है। शूद्रों को जो है देखो 3 जो है 3 को यज्ञ करने का जो है, पुरोहित तो यज्ञ करवाते ही हैं जो ब्राह्मण है। क्षत्रिय और वैश्य जो है उसमें शामिल होंगे। 3 कैटेगरी होगी, लेकिन जो शूद्र हैं उनको जो है यज्ञ करने का अधिकार अभी नहीं मिला है। उन्हें जो है जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करने का जो है कार्य मिला है। काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औरतें और शूद्र ये जो है यज्ञ में या अनुष्ठान में इनमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन्हें भी, महिलाओं को जो है शूद्रों के समान ही माना गया है। वेद के अध्ययन का भी इनको अधिकार नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिलाओं को और जो है शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर देखो, शुरू में तो जो है ये हुआ है उनके कार्य के आधार पर, लेकिन बाद में जो है ये बाद में जो है ये जन्म के आधार पर हो गया है।
उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। छुआछूत का जो है शुरुआत इस टाइम हो चुकी थी। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। इसलिए जो ये 4 वर्ण है इनका प्रभाव पूर्वोत्तर के क्षेत्र में कम है। जो आसाम का इलाका हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है, वेस्ट बंगाल है इधर, तो जो है वर्ण व्यवस्था जो 4 कैटेगरी जो है डिवाइड है। शुरुआत में जो है कर्म के आधार पर है, यानी कि जिसका जो कार्य है वो उसके आधार पर था, और बाद के टाइम में आने वाले में जन्म के आधार पर इनका जो है डिवाइडेशन हो चुका है। लेकिन जो हमारा पूर्वोत्तर का जो इलाका है, तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता जो है कम है, तो उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रभाव भी वहां पर कम है। आगे देखते हैं। जनपद। जनपद से पहले बच्चों हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। क्या है? थालियां हैं और हमारी जो है कटोरियां हैं। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो इस टाइम पीरियड में जो है, जो हमारा ये महाजनपद काल है, यहाँ पे जो बर्तन हमें मिल रहे हैं ये चित्रित धूसर पात्र हैं, यानी कि जो है गिरे पेंटेड वेयर। ये तो कैसे हैं? ये पात्र जो है पतले हैं और जो है इन पे ये पेंटिंग हुई है। इन पर देखो पेंटिंग है, देखो इन पर ये रहा। ये कटोरा टाइप का जो है ये बाउल हमें मिला है, इन पर पेंटिंग है। इसी के आधार पर जो बच्चों हम और मतलब जैसे हड़प्पा काल है या वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, तुम्हारा जो है महाजनपद काल हो गया, उससे बाद का जो टाइम है मौर्य काल है, गुप्ता काल है, तो उस टाइम में मतलब किस तरह के हमारे पात्र हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। तो जो हमारा जो है बच्चों हड़प्पा काल में जो हमारे बर्तन हैं, तो उसमें जो है हमारा सिंपल जो है यानी कि लाल हमारे मृद भांड है, और उन पर जो है काली पेंटिंग हुई है, यानी काले कलर से पेंटिंग हुई है। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा है। और जो हमारा ये ताम्र पाषाणिक काल है, यानी कि 2000 बीसी से 1400 बीसी तक, इसमें जो है कॉपर होड़ यानी कि ताम्र निधि है, यानी कॉपर के अधिकतर मिलते हैं, या गैरिक मृद भांड है, ओसीपी। पूर्व वैदिक काल में हमारे काले और लाल मृद भांड मिलते हैं हमें, ब्लैक और रेड वेयर। और वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इसमें हमारे वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड हमें प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें जो है उत्तरी काली चमकीला पात्र परंपरा के हमें मिलेंगे, NBPW इसके हमें मिलते हैं। और लगभग जो है 200 बीसी के बाद जो है एरेटीन पात्र परंपरा के हमें जो है मृद भांड मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जो है याद रखेंगे। जनपद। जन से बना है जनपद, और जनपद से फिर आगे बन जाएगा महाजनपद। तो जन जो है इकट्ठा होकर सोसाइटी में रहेंगे, वो अपना जो है एक राजा को जो है बनाएंगे, तो उसके आधार पर जनपद हो जाएगा। फिर वो जो है और क्षेत्र एक्वायर कर लेंगे, आसपास के जो राज्य हैं उनको जो है वो जीत लेंगे, अर्जित कर लेंगे, तो जनपद जो है महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएगा। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र पृष्ठ 49 पर हमें दिए गए हैं, बहुत हम ध्यान से उसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पुरातात्विदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला,
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर है। ये दिल्ली से लगभग जो है नॉर्थ की दिशा में 120 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर है। जो हमारे 16 महाजनपद है उसमें एक महाजनपद था कुरु महाजनपद, उसकी राजधानी उसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी। एटा के पास में है, एटा फर्रुखाबाद के पास। ये अतरंजी खेड़ा है, यहाँ पे जो हमें जो है लोहे के साक्ष्य मिले हैं और जो है काफी सारी खुदाई की चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? बताओ कौन सी है। तो एक तो बच्चों इसमें हो गई गन्ना, ठीक है। गन्ने का जिक्र जो है अध्याय 3 में जो हमने फसलों में क्या है उसमें गन्ने का जिक्र यहाँ पे नहीं है, बाकी सब फसलों का जिक्र है। आगे चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। चित्रित यानी कि चित्र बने हैं जिसपे, चित्रित मीन्स जिसपे चित्र बने हैं। तो चित्रकारी इन पर देखो ये रहा देखो बच्चों, इस तरीके से मतलब जो है सिंपल वे में चित्रकारी इन पर हुई है बर्तनों पर। तो ये चित्रित हुआ। और धूसर यानी कि नॉर्मल कलर के ये हमारे जो है पात्र हैं, मृदभांड है। ये इंपॉर्टेंट रखना है बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पर चित्रकारी जो है हुई आमतौर पर होती है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। इन पे जो है जो मतलब जो है पेंटिंग या चित्रकारी है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या सिंपल रेखाओं की फॉर्म में है इन पे। जनपद से जो है जब राजाओं ने जो है अपने आसपास के जो है जो क्षेत्र हैं वो जीत लिए तो जनपद से जो है महाजनपद हो गया। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र फॉर्म में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जिनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा के पर्पज से। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है ये। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्धि और सुरक्षा जो है करते थे। ये हम मैप जो है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। महाजनपद काल में बच्चों जो है 16 महाजनपद हमारे भारतीय प्रायद्वीप में हमें जो है प्राप्त हुए हैं। 16 में जो है हम उनका जो है महाजनपद का नाम और उनकी राजधानी और उनकी लोकेशन के भारतीय प्रायद्वीप में ये कहां पे है, ये 3 चीज हम जो है देखेंगे। और ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। महाजनपद का नाम पूछा जाएगा, उसकी कैपिटल पूछी जाएगी और उसकी लोकेशन यानी कि इंडिया या भारतीय प्रायद्वीप में उनकी लोकेशन कहां पे है, किस राज्य में, किस डायरेक्शन में या किस जगह पर वो है। सिंपल वे में हम चलते हैं बच्चों। ये 2 लाइन है बच्चों, ये 2 लाइन है बिल्कुल सिंपल वे में। ये एक लाइन ये ऊपर है, ये 5 जो है इस नीचे वाली लाइन पे है और 5 ऊपर वाली लाइन पे है। यानी कि गंगा यमुना का जो क्षेत्र है दोआब, उस क्षेत्र में जो है 10 महाजनपद है हमारे, और 2 हो जाएंगे हमारे जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन में। ये 2 बाहर हो गए, एक साउथ में हो गया। तो 2 ये और 3 ये कितने हो गए, 2 ये हो जाएंगे सिंपल। एक अशमक जो है गोदावरी नदी के नॉर्थ में है, एक ये हो जाएगा। और हमारे लगभग जो है 5 एक लाइन पे है और 5 एक लाइन पे है, 10 ये हो जाएंगे। ये तो कितने हो गए, 13 हो गए। एक यहां पे अवंती हो जाएगा, एक यूपी के बुंदेलखंड में आपका जो है चैदी हो जाएगा, और एक राजस्थान का अजमेर और जयपुर का जो इलाका है एक जो है तुम्हारा यहां पे हो जाएगा। अवंती देखो ये हो ही गया बच्चों, और एक जो है चेदी यहाँ यूपी का बुंदेलखंड झांसी वाला इलाका है, कुछ मालवा का क्षेत्र टच है यहाँ पे जो है ये। तो 1 2 3 ये हो गए, एक साउथ वाला अशमक हो गया 4, 2 ये हो गए गांधार और जो है कंबोज, कितने हो गए 2 ये 3 ये 5 और एक साउथ वाला 6,
और 5 इस लाइन पे है और 5 इस लाइन पे है, 16 हो गए पूरे। अब हम 1 बाय 1 जो है लेते हैं, ध्यान से आप बच्चों पढ़ेंगे। ये पहला जो है बच्चों देखो यहां पे जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में अंग है, अंग, इसकी राजधानी है चंपा। अंग हमारा जो है महाजनपद है, उसकी राजधानी चंपा है। सेकंड हमारा हो जाएगा मगध। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह, या आधुनिक जो हमारा पटना है, ठीक है, पाटलिपुत्र, फिर बाद में ये राजधानी हो गई थी। 2 हो गए। तीसरा बच्चों हमारा जो काशी है, काशी यानी कि वाराणसी, ये काशी हो जाएगा। 3। चौथा बच्चों हमारा हो जाएगा वत्स, यानी कि जो आज का प्रयागराज है, प्रयागराज के नीचे जो है जिला है कौशाम्बी, साउथ में। तो कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी में जो राज्य है, महाजनपद का नाम है वत्स और उसकी राजधानी है कौशाम्बी। 3 हो गए। चौथा बच्चों आपका यहां हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। अंग, राजधानी चंपा, वेस्ट बंगाल में है। मगध बिहार में है ये आपका, इसकी राजधानी राजगृह या बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका यहां काशी, काशी। चौथा जो है कौशाम्बी, यानी कि प्रयागराज के नीचे डिस्ट्रिक्ट है यूपी में कौशाम्बी, यहां पे जो है वत्स, यानी कि उसकी राजधानी कौशाम्बी। 4 हो गए। और 5वां बच्चों हो जाएगा यहां पे जो है सूरसेना, यानी कि सूरसेन, उसकी राजधानी हो जाएगी मथुरा, यूपी में है ये 5 हो गए पूरे। अब हम यहां पर चलते हैं कुरु, दूसरी लाइन पे। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर हो जाएगी। हस्तिनापुर के बाद में बच्चों दूसरा है पांचाल। पांचाल भी जो है यूपी में है, हस्तिनापुर भी यूपी में है। पांचाल की 2 राजधानी रही हैं, एक तो जो है आपकी बरेली में है, बरेली में बच्चों आपकी ये अहिल क्षेत्र, और दूसरी फर्रुखाबाद में इसकी राजधानी थी काम्पिलिये, काम्पिल या काम्पिलिये, ये हो गया आपका। तीसरा बच्चों आपका हो जाएगा कौशल। कौशल की राजधानी आपकी हो जाएगी अयोध्या या श्रावस्ती। 3 हो गए। चौथा बच्चों आपका हो जाएगा ये मल, यानी कि यूपी का जो है, जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें, उसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी। 4 हो गए आपके। और 5वां आपका बच्चा हो जाएगा वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10, ठीक है। एक साउथ में है ये असमक, गोदावरी के ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में यहाँ पे, ठीक है, ये राज्य है। असमक की राजधानी आपकी हो जाएगी बच्चों पोटली। और ये तुम्हारा अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन है, मध्य प्रदेश में। दूसरा यहाँ चैदी हो जाएगा, यूपी के बुंदेलखंड में है ये, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी सुक्ति या सुक्तिमती। और बच्चों आपको बताना चाहेंगे उज्जैन की जो है राजधानी माहिष्मती भी है, माहिष्मती भी इसकी राजधानी है, या उज्जैन बोल दो आप, अवंती की राजधानी। और आपका एक ये हो जाएगा मत्स्य, ठीक है, इसकी राजधानी है विराटनगर, जो आपका जयपुर और अजमेर का जो इलाका है राजस्थान में ये, ठीक है। 2 जो है ये इंडिया के बाहर है, इसमें एक है तुम्हारा गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला है, और दूसरा है आपका कंबोज, उसकी राजधानी है राजपुर। ये कंबोज यहां पे है, इसके और वेस्ट में है गंधार के। 16 महाजनपद आपके हो गए। लोकेशन आपने आपको बता चुकी है, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में अंग हो गया, राजधानी चंपा। दूसरा महाजनपद मगध, राजधानी राजगृह। तीसरा आपका जो है काशी है, राजधानी क्या हो जाएगी आपकी काशी, उसकी राजधानी हो जाएगी या वाराणसी। आपका चौथा हो जाएगा बच्चों वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी। 5वां हो जाएगा आपका सूरसेन, राजधानी मथुरा। 5 हो गए। 6ठा आपका हो जाएगा यहाँ कुरु, राजधानी हस्तिनापुर। और आपका 7वां हो जाएगा पांचाल, राजधानी क्या है इसकी काम्पिल या हिल क्षेत्र। और आपका जो है 8वां हो जाएगा आपका कौशल, राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, ठीक है। उससे अगला आपका हो जाएगा ये जो है मल, यानी कि पावापुरी या कुशीनगर। और आपका 10वां हो जाएगा यहाँ पे वज्जी, यानी कि वैशाली, ठीक। असमक जो है 11 हो जाएगा, अवंती 12 हो जाएगा, राजधानी क्या है उज्जैन या माहिष्मती। चैदी हो जाएगा सुक्तिमती, ठीक है 13। 14 आपका ये हो जाएगा असमक,
सॉरी सॉरी, ये मत्स्य मत्स्य यहाँ पे राजधानी विराटनगर, और 15 गांधार, और 16 आपका हो जाएगा कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की आपकी जो है राजपुर। नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति, अच्छा जी, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। यानी कि जो है, जो हमारे महाजनपद काल के जो राजा हैं या शुरुआत वाले राजा हैं, तो वो जो है अपने महल के चारों ओर जो है एक ऊंची सी प्राचीन प्राचीर दीवार मतलब बनाते थे, बहुत मजबूत, और जो है बड़े बड़े गेट बनाते थे जो है सिक्योरिटी के और जो है सुरक्षा के पर्पज से। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना होता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे और मजदूर परिश्रम करते थे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता बहुत पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्रित देखो के रूप में होता है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। यहाँ पर आप जानेंगे जो वैदिक काल है, शुरुआत में जो हमारे मतलब जो है राजा बने हैं वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो है सिंपल राजा है, यानी कि उसकी जो सेना है वो स्थायी सेना नहीं है। जो मतलब नौकरशाही है तो वो भी स्थायी नहीं है। राजा सिंपल है, जो है कबीले वाले उन अपने में से जो सर्वश्रेष्ठ है, वो शक्तिशाली है, उसको जो है अपना राजा मानते हैं। और जैसे युद्ध में जाते हैं, वहां पर जो मवेशी हैं, गायें हैं, या जो भी युद्ध का माल मिलता है उसको वो डिवाइड जो है कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब महाजनपद काल आएगा तो उस महाजनपद काल में राजा जो है सेना रखने लगते हैं। जो उनकी नौकरशाही है उनकी जो है वो नियमित हो जाएगी, यानी कि वेतन भोगी, यानी कि वेतन पर डिपेंड होकर वो जो है नौकरशाही रखेंगे। तो महाजनपद के, अच्छा दूसरा है बच्चों यहाँ पे आह सिक्के। तो आह सिक्के ये महाजनपद काल में या नॉर्थ जो है सॉरी उत्तर वैदिक काल में आह सिक्के स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है लगभग चांदी के तांबे के सिक्के होते हैं। तो इनको आह सिक्के क्यों बोलते हैं? इन पे जो है आपने बच्चों हड़प्पा काल में आपने जो है मोहरे पड़ी है, मोहरे, तो उस पर जो है ठप्पा लगाते हैं, सील लगाते हैं। तो इन आहर सिक्कों पर जो है सिंपल मेटल के होते हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, या जो है सर्किल की फॉर्म में है। ये नॉर्मल मेटल की चादर होती हैं, तो उनको मतलब जो है कट करके उन पर जो है ठप्पा लगाते थे। तो ये जो है एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, सिंपल जो है ठप्पा लगा हुआ सिक्के होते थे। ये चांदी के, कॉपर के, तांबे के, कांसे के होते थे ये। नेक्स्ट, कौशाम्बी किले की दीवार पर चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। प्रयागराज के साउथ में कौशाम्बी है। कौशाम्बी में हमारा एक महाजनपद है वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी है। तो वहां पर देखो एक प्राचीन दीवार मिली है बच्चों, देखो ये आप ध्यान से देखेंगे इसे, कितनी आलीशान दीवार है, देखो आप देखेंगे। ईंट की दीवार पर अवशेष हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। 2500 साल पहले का मतलब है 500 ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल में। ये जो है टैक्स के बारे में है आगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। ये नौकरशाही जो है महाजनपद काल में स्थायी हो जाएगी, यानी कि सेना रखेंगे, स्थायी सेना रखेंगे। अब से पहले के जो राजा है उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में, उनकी जो सेना है वो स्थायी नहीं है बच्चों। उनके पास नौकरशाही नहीं है, वो टैक्स भी नहीं लेते हैं। जो कबीले वाले लोग हैं वो अपनी इच्छा से ही उन्हें जो है भेंट या उपहार जो है देते हैं। हाँ, लेकिन जो युद्ध का माल है उसको वो जो है युद्ध के माल को जो है बंटवारा करते हैं वो लोग। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, यानी कि बड़ी सेना आप जो है राजा रखने लगे। महाजनपद काल में राजा की सेना, बहुत बड़ी सेना वो रखते हैं, तो उनको जो है प्रचुर संसाधनों की, यानी कि उनकी जो है सैलरी देनी है राजा को, तो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, यानी कि नौकरशाही की। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना कर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। यानी कि इससे पहले जो है, इससे पहले के राजा
सिंपल जो उनको जनता उपहार देती थी ओनली उसी पर डिपेंड थे, या युद्ध जो है पड़ोसी राज्य में जो युद्ध करके सामान लाते थे, गाय भैंस या जो है वैसा कोई सामान है, फसलें वगैरह उपजाऊ जो है खाद्यान्न चीजें, उसको जो है आपस में पर्टिकुलर डिवाइड करते थे। लेकिन अब जो है बड़ी सेना है, नौकरशाही है, तो अब जो है राजा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। वो टैक्स की मात्रा किस हिसाब से है, उसका क्या पर्पज है, कितना मतलब टैक्स लगता है, किन चीजों पर लगता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो फसल पर जो उपज का जो कर है, यानी जो उपज होगी उसका 1/6 जो है कर के रूप में दिया जाता था। इसे जो है भाग बोलते थे। क्या बोलेंगे इसे, यानी कृषि में जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल उत्पादन हो रही है, उसको टैक्स को क्या बोलेंगे, क्या नेम है, भाग है। कितना, 1/6। कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए टैक्स जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में एक दिन बेगार करनी होती थी। क्या करनी होती थी, बेगार। यानी कि महीने में एक दिन जो है, जो भी शिल्पकार हैं या श्रमकार हैं, विभिन्न काम करने वाले हैं, वो एक दिन जो है राजा के लिए वर्क करेंगे, यानी कि उसके लिए बेगार करेंगे। वही उनका जो है टैक्स के लिए होता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान की खरीद और बिक्री पर, यानी क्रय विक्रय पर व्यापारियों से जो है टैक्स लगता था। आखेट को और संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुओं पर टैक्स लगता था। ठीक है, व्यापारियों पर जो टैक्स लगता था उसे बोलेंगे बलि। क्या बोलेंगे, बलि। जो फसल उत्पादन पर टैक्स लग रहा है उसका नेम क्या है, भाग। क्या नेम है, भाग। भाग है कितना, ये 1/6, याद रखना है बच्चों, 1/6। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। एक तो हल का यूज तो पहले से हो रहा है। हड़प्पा काल में हमें जो है हल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो हल लकड़ी का है। अब हल जो है और उसका जो फाल है, यानी कि जो जमीन में खुदाई करेगा, एक लंबा सा जो है डंडा होता है, उसमें नीचे जो है एक फाल होता है, उसे फाल बोलते हैं। जो जमीन में खुदाई करता है, जो जमीन के अंदर जो है धंसता हुआ जाता है, बैल खींचते हैं, वो अब लोहे का है। यानी कि लोहा जो है बहुत मजबूत धातु है, बहुत कठोर धातु है, तांबे की अपेक्षा, कांसे की अपेक्षा। अब कठोर लकड़ियों को जो है, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। धान की रोपाई की जो है नई एक तकनीक आ गई। पहले धान जो है सिंपल ऐसे ही हाथ से बखेर के जो है बीज धान उपजाऊ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक अलग उसमें जो है उसकी पहले पौध तैयार करते थे, फिर पौध तैयार करने के बाद में खेत में उसको जो है पानी भरकर खेत में 1/1 यानी कि एक एक पौधा करके जो है फसल लगाते थे। तो पहले तो इसमें जो है चावल की उपज में जो है नई तकनीक धान के लिए जो आई है, इससे इसका उत्पादन फसल का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। क्या ये काम ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतर मजदूर करते थे? हाँ जी करते थे, बिल्कुल सही बात है। जो शूद्र है वो जो है ये काम अधिकतर जो है करते थे, कृषि वाला। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो राजा जो है प्रोत्साहन क्यों देगा? बिल्कुल सिंपल बात है कि जो है एक तो उनको टैक्स मिलता है, जितनी अधिक फसल का उत्पादन होगा इतना अधिक उनको टैक्स मिलेगा। कि उनकी स्थायी सेना है, उनके पास में जो है बहुत बड़ी नौकरशाही है, उनके बहुत सारे संसाधन उनको चाहिए, तो कृषि जो है एक बहुत बड़ा टैक्स उनको मिलता था। तो राजा जो है कृषि के उत्पादन में जो है बढ़ावा देते थे और जो है नई नई तकनीक और जो है हेल्प जो है किसानों को करते थे। मगध को ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये 16 महाजनपद हैं। हमने देखो इसमें मैप में पढ़ा है, अभी हमने आपको बताया था।
मगध यानी कि जो आज का आधुनिक बिहार है, इसमें ये मगध है। देखो हमारा बच्चों, ये तो जो ये 16 महाजनपद है, इन वन बाय वन सबको जो है फतेह करने के बाद में मगध अकेला बहुत सर्वशक्तिशाली जो है राज्य बन जाएगा। तो अब इसके शक्तिशाली बनने के पीछे रीजन क्या है? एक तो जो है ये नदी किनारे है, यानी कि यातायात का जो है जल के रास्ते, नदी मार्ग से जाना यातायात बहुत आसान है। दूसरा, यहाँ पे जो है लोहे की खानें जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तीसरा, व्यापार और जो है शिल्प उत्पादन ये बहुत ऊंचे स्तर का हो जाएगा। तो इन 3 रीजन से मगध जो है बहुत शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्होंने प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। सॉरी। इसके लिए इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें हैं, यानी कि लोहे के उपकरण प्राप्त करने के लिए लड़ाई में, युद्ध स्थल में जो है बहुत सारे लोहे के उपकरण यूज होते थे, तलवारें वगैरह। और फसल के उत्पादन में तो लोहे का अयस्क जो है खदानें यहाँ पे बहुत ही, तो यहाँ लोहे की बहुत अधिक मात्रा में जो है इनको मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए लोहा जो है बहुत उपयोगी था, जो इनको जो है इनके अपने राज्य में ही बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र में, इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी रहा। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे, पंजाब में है व्यास नदी, सहायक नदी है सतलुज की। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि वो इस बात से डर गए कि जो मगध के राजा है बहुत शक्तिशाली राजा है, इन्होंने अन्य महाजनपद जो थे उन सबको जो है जीत लिया है। तो सिकंदर की फौज जो है यहाँ आने के बाद में इंडिया में, पंजाब में व्यास नदी किनारे आगे बढ़ने से मना कर देती है और वो जो है वापसी लौट जाते हैं। थोड़ा सा मगध के बारे में बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे। मगध जो है, मगध में कई राजवंशों ने जो है राज्य किया है। एक यहाँ पे जो है हर्यक वंश थे। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का जो है शासन रहा। इसमें कई महत्वपूर्ण और सर्वशक्तिशाली राजा हुए। बिंबिसार, फिर उनका जो है लड़का अजातशत्रु, फिर उनका लड़का उदयन। उसके बाद में शिशुनाग वंश आता है 412 से 344 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा कालाशोक हुए। उसके बाद में जो है नंद वंश आता है। नंद वंश में महापद्मनंद बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ नंद वंश के राजा हुए हैं। उसके बाद में बच्चों नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश में जो है कई जो है सर्वशक्तिशाली राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर बिंदुसार हैं, अशोक हैं, काफी सारे राजा जो हैं, समुद्रगुप्त हैं, इसमें जो है हुए हैं। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेख सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? देखो यहाँ पे एक सवाल है ये, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? देखो यहाँ जो सेना है राजा की वो स्थायी सेना है। क्या है? स्थायी सेना है। और ऋग्वेद में उल्लेखित जो राजा है वहां उनकी सेना स्थायी नहीं है। वो तो मानो कोई आपदा आ रही है या किसी शत्रु राज्य का आक्रमण होना है तब वो लोग इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पर अच्छा, उनकी सेनाएं भी जो है मात्रा में इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटे स्तर की उनका राज्य था और छोटे स्तर की उनकी लोग इकट्ठा होकर ही जो है सेना के रूप में हो जाते थे। यहाँ पे
महाजनपद काल में इनकी जो है लाखों की संख्या में इनके सैनिक होते थे, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी सैनिक मात्रा इनकी और स्थायी सेना होती थी। वज्जी, वज्जी जो है एक महाजनपद है, हमने इसकी बताया था आपको। इसकी राजधानी जो है वैशाली है, आधुनिक बिहार में है ये। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है ये जो है गण है, गण राज्य है। कैसा राज्य है? गण राज्य, यानी कि राजा का पुत्र यहाँ पर राजा नहीं होगा, बाकी जो है वे जो और राज्य है, जैसा मगध है, तुम्हारा असमक है, कुरु राज्य है, तुम्हारा कंबोज है, और तुम्हारा अंग हुआ, तो ये सब राज्य जो हैं, ये यहाँ पे जो शासन है वो जो है राजा वंशानुगत है। ठीक है, यहाँ पे जो वज्जी है, यहाँ पे जो है यानी गणतंत्र है यहाँ पे, यानी कि वो जो है इलेक्शन के द्वारा राजा जो है अपने में चुनते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी कि जहाँ पे कई सदस्य मिलकर जो है शासन यापन करते थे। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि किस तरीके से राजपाट करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, उनको इन सभाओं में लेने की इजाजत नहीं थी। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय में से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु ये राजा है मगध के, और ये जो है वज्जी है, इसकी राजधानी क्या है? आपकी वैशाली है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, किसे? वस्कार को। ठीक है, ये हर्यक वंश के राजा है। जो पहला वंश जो है महाजनपद मगध पे, जो पहला वंश है हर्यक वंश, उसके राजा है अजातशत्रु, यानी कि जो स्थापना करेंगे इस वंश की वो जो है बिंबिसार करेंगे। बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु हैं। बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसे भेजा? अपने मंत्री वस्कार को भेजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, क्या बताया महात्मा बुद्ध ने? वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देंगे। जब तक ये बातें वज्जी वाले कर रहे हैं तब तक जो है कोई भी महाजनपद उनको वज्जी संघ को जीत नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध सलाह दे रहे हैं। अजातशत्रु के मंत्री हैं वस्कार, उन्हें वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। एक नया शब्द आया है, चैत्य। चैत्य, चैत्य जो है जो बौद्ध धर्म के ये पूजा स्थल होते हैं। चैत्य और विहार, विहार कहते हैं जहां पे जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है रहेंगे, भिक्षु, वो विहार हुआ। और जहां पे पूजा पाठ करते हैं उसे चैत्य बोलेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने और जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि जो विभिन्न मत के मानने वाले हैं, जैसे जो उस टाइम जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, और भी कई लगभग जो है 63 उस टाइम धर्म जो है चल रहे हैं, तो उनके मानने वाले जो मतावलंबी हैं, उनके जो भिक्षुक हैं, वे उनके राज्य में जो है अपना संत जो है आएंगे जाएंगे तो उस पर वे जो है कोई रुकावट नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है बच्चों? वहां पर जो है गणतंत्र है, यानी कि वो एक संघ है। दूसरा क्या है? बाकी सारे अंतर बच्चों ये है, जैसे ये लिखा है कि
शहरों और गांवों में जो है वो उनका रखरखाव करते हैं। वो अपना शासन यापन जो है मिलजुल के जो है संगठन के हिसाब से वो अपना फैसले लेते हैं। बाकी जो और राजा हैं, जो और महाजनपद है, वहां पे गणतंत्र नहीं है, तो वहां पे सिंगल एक ही राजा अपने मंत्र के हिसाब से डिसीजन लेगा। तो इस तरह के ये अंतर हो जाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। क्या मतलब है इसका, यानी कि सन 500 ईस्वी तक, यानी कि गुप्त काल, जब जब गुप्ता आएंगे, मगध राज्य पर शासन करेंगे, तो वे लोग जो हैं वज्जी संघ को जो है जीत लेंगे। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अनंतर अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। ये बच्चों जो है यूरोप में है, जो आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, उसके ऊपर जो है यूनान और एथेंस जो है कंट्री है। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने यहाँ पे उसमें जो है वज्जी संघ में है गणतंत्र, उसी तरीके से हमारे जो है इंडिया के बाहर कहाँ हो रही है, यूनान और एथेंस में गणतंत्र की स्थापना हो रही है 2500 साल पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व। यह व्यवस्था लगभग 2000 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी कि एक साल में 40 बार बैठक बुलाई जाएगी। सभा जो गणतंत्रों की सभा थी, जो वहां के डिसीजन लेती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सॉरी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। जो वहां फीमेल है उनको नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा। जो मेल 30 साल से ऊपर के हैं और जो दास या दासी हैं, यानी कि वे दास और दासी नहीं है और फीमेल नहीं है, मेल है, 30 साल से ऊपर के हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। बाकी जो दास दासी हैं और फीमेल हैं उनको नागरिकता वहां की नहीं मिलेगी। या जो विदेशी व्यापारी हैं या विदेशी मूल के लोग हैं, वहां आकर बस गए हैं, उनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय में चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? बच्चों, आज हम यहीं तक करते हैं। इसके आएगा जो है, हम जो इसमें क्वेश्चन आंसर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपके 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों, जिन बच्चों ने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। पिछले अध्याय का जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी है, वे बच्चे प्ले लिस्ट में जाकर अमरीन पाठशाला चैनल की वहां से पिछले अध्याय का जो है अध्ययन कर सकते हैं। समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।